हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कुमकुम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का ईवीएस। उसका यूनिट 1 है जो कि कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, है ना। एनवायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन क्या है। इससे पहले ये तो हमारा विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि एनवायरमेंटल अध्ययन, है ना। एनवायरमेंटल स्टडीज़ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे इकाई 1 की। अगर हम बात करें तो इकाई 1 क्या है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उद्देश्य। जो पर्यावरण है वह क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें इसको पढ़ने की। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम परिचय की। तो परिचय क्या होता है, ठीक है। हमारे आसपास का परिचय क्या होता है कि आसपास का वातावरण जिसमें सभी जीवधारी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु रहते हैं ना, वो सब क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित पूर्ण रूप में नहीं है। जो पर्यावरण है वो ना तो पूर्ण रूप से मानव निर्मित है और ना ही पूर्ण रूप से प्राकृतिक है ना। मिला जुला है, यानी कि मिला जुला संतुलन है। तो ये पूर्ण रूप से ना तो मानव निर्मित है ना ही प्राकृतिक है। ठीक है, पर्यावरण का जो अवनयन हो रहा है, अवनयन यानी कि डिग्रेडेशन, अवनयन यानी कि नीचे लाना, है ना, नीचे गिरना, या फिर प्राकृतिक असंतुलन जिसको हम कहते हैं कि बिना मौसम के बरसात हो रही है, गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये सब क्या है, पर्यावरण असंतुलन है। ठीक है, जो पर्यावरण शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना हमारे लिए। तो पर्यावरण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के परिजमा आवरण से, है ना। इनका मतलब क्या होता है, चारों ओर से जो ढकी हुई चादर होती है ना, जिसने हमारी पृथ्वी को चारों ओर से ढका हुआ है, इसको हम कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको एनवायरनमेंट कहते हैं, और फ्रांसीसी शब्द की अगर हम बात करें तो है एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जर्मन शब्द की बात करें तो अमजी बंग कहते हैं इसको। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे परिभाषा भी दी गई है। मैंने यहाँ पे एक परिभाषा भी लिखा है, जो कि रॉस हमारे एक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने अपनी बात, है ना, अपनी परिभाषा दी है पर्यावरण के ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पर्यावरण को किसी बाह्य बल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। उनका कहना है कि जो पर्यावरण है उसको हम एक ऐसी शक्ति के रूप में, ऐसे बल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके कारण हम प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में एक अलग विषय के रूप में क्यों है। जो पर्यावरण का अध्ययन है, यानी कि जो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट है, उसको एक अलग विषय के रूप में क्यों बनाया गया है, क्या ज़रूरत है। तो देखिए, इसके पीछे एक स्टोरी है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगी और आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था कि कक्षा 6 to 8 के लिए 21वीं सदी में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको एक अलग विषय के रूप में बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1972 में क्या हुआ, स्वीडन एक जगह है जहाँ पे पर्यावरणीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में क्या क्या बातें कही गई कि जो पर्यावरण ने, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसे कैसे प्रभावित हो रहा है ना, कैसे प्रभावित हो रहा है, ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लोग इसे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पे उस सम्मेलन में बातचीत की गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक कोठारी शिक्षा आयोग बना। ये सब्जेक्ट, ये इस आयोग के बारे में आपने अदर सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा और हम ईवीएस में भी पढ़ रहे हैं। तो ये आयोग कब बना था, ये आयोग बना था 1964 से 66 तक। ठीक है, इस आयोग ने क्या कहा कि क्लास 3 और 4th में जो पर्यावरण को है हम अलग विषय के रूप में परिभाषित करेंगे या फिर एक अलग विषय के रूप में बनाएंगे, या बना दिया गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा जितने भी बच्चे जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, उन्होंने देखा होगा कि उनकी कक्षा में
3 और 4th क्लास में पर्यावरण था, है ना। मेरे टाइम में तो था, तो आपके टाइम पे भी होगा, ठीक है। 2 साल पहले क्या किया गया, 2 साल के अंदर क्या किया गया कि क्लास 6 to 8 में क्या हुआ, सोशल स्टडी में इसको शामिल किया गया। उसके बाद क्या किया गया, पहले तो इसको 3 और 4th के लिए अलग विषय बनाया गया। उसके बाद 2 साल के अंदर क्या किया कि क्लास 6 to 8 के लिए जो पर्यावरण है इसको एक अलग विषय ना बनाकर इसको सोशल स्टडी में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और इसको बताया गया कि जो रूपरेखा इन्होंने तैयार करी थी ना 1964 में, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना। इस पार्ट में हम ये रखेंगे, इस पार्ट में ये रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम पर्यावरण को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि NCERT, है ना, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT 1988 में उन्होंने क्या कहा कि पर्यावरण अध्ययन 1 तथा 2 रखा, परंतु प्राथमिक स्तर पर समाजशास्त्र बन गया। इन्होंने क्या किया कि पर्यावरण अध्ययन को 1 तथा 2 में रखा, है ना। ये जो रेखा वो है ना पार्ट, इसमें रखा, लेकिन क्या हुआ कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इसको समाजशास्त्र बना दिया गया। ये बात हम कर चुके हैं कि इसको समाजशास्त्र बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पर्यावरण का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। तो कर्ट लेनिन एक पर्यावरण हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा दी है। उन्होंने पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है, ठीक है। तो उन्होंने कर्ट लेविन द्वारा पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, जिसको नेचुरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। सेकंड है सोशल यानी कि सामाजिक पर्यावरण, और थर्ड है कल्चरल यानी कि सामाजिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें पढ़ते हैं भौगोलिक स्थिति, है ना, जलवायु, मौसम, आकाश, जल, वनस्पति आदि। अगर हम सोशल की बात करें तो उसमें हम समाज पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं ना, सामाजिक आर्थिक स्थिति पढ़ते हैं, राजनीतिक हो गया अथवा समाज समुदाय, हम इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है संस्कृति तथा मनोवैज्ञानिक में हम क्या पढ़ते हैं, रीति रिवाज पढ़ते हैं हम लोग, नैतिक कानून के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं यानी कि कंपोनेंट कितने हैं। तो पर्यावरण के 4 कंपोनेंट मुख्य है यानी कि मानव, प्रकृति, समाज, है ना, संस्कृति, समाज और संस्कृति और संस्थान, ठीक है। तो इन सब के साथ मनुष्य का क्या संबंध है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मनुष्य की। तो मनुष्य क्या है कि मनुष्य का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, मानव का दूसरे मानव के साथ क्या संबंध है, मानव का विभिन्न संस्थानों के साथ क्या संबंध है, मानव का ब्रह्मांड से संबंध क्या है, जैसे कि हवा, वायु, पेड़ पौधे, इन सब के साथ मनुष्य का क्या संबंध है, ठीक है। उसके बाद मानव का अन्य तत्वों के साथ क्या संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं प्रकृति। जो प्रकृति है वो 2 तरह की है, जैविक और अजैविक, है ना। जैविक को हम बायोटिक बोलते हैं और अजैविक को हम अबायोटिक बोलते हैं। जैविक होता है जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें कि पादप हो गया, जंतु है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अजैविक क्या होता है, जैसे संसाधन है, भूमि है, जल है, ऊर्जा है, इन सब में क्या होता है, जीवन नहीं पाया जाता। जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरण क्या होता है, जो समाप्त न होने वाले होते हैं यानी कि इनजॉस्टिबल होता है, ठीक है, जिसको हम पुनः से नया कर सकते हैं, जैसे कि वायु, सौर, ताप, प्रकाश, ये कभी ख़त्म नहीं होते, है ना, हर रोज़ ये नए हो जाते हैं। और दूसरा होता है अनवीकरण, जो कि समाप्त होने वाले होते हैं, है ना, एग्जॉस्टिबल होता है, जैसे कि वन है, वन्य जीव, खनिज तेल आदि। उसके बाद इसके भी प्रकार होते हैं, है ना। एक तो होता है बचाए रखने वाले कौन से संसाधन है और पूर्णतः समाप्त हो जाने वाले कौन से संसाधन है। तो जो समाप्त होने वाले हैं जैसे तेल है, कोयला, वन, और जो बचाए रखने वाले हैं इसके भी 2 प्रकार हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से प्रकार है, इसके प्रकार है कि जो पुनः नया होने वाले होते हैं जैसे वन्य जीव, जंतु है, और जो देरी से नया होंगे जैसे कि जैसे कौन से हो गया, भूमि हो गया,
ना, देरी से नया होने वाली चीज़ें है ना, तो ये भूमि हो गया। उसके बाद देखो हम बात करते हैं कि पर्यावरण के घटक। अभी तो हम पर्यावरण के घटक ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट को कवर कर चुके हैं। बाकी 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया है, मानव और प्रकृति, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक संसाधन, ठीक है। यानी कि समाज यानी कि इंस्टीट्यूशन, तो जो सामाजिक सांस्कृतिक संसाधन है, संस्थान है, वो क्या है ना। सामाजिक संस्था क्या है? संस्था मतलब समाज होता है, तो सामाजिक संस्था क्या है और उसके प्रकार कितने हैं? सामाजिक संस्था होता है हमारा परिवार, और परिवार के 2 प्रकार होते हैं, एकाकी यानी कि एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं सांस्कृतिक संस्था। सांस्कृतिक संस्था क्या होता है? जो संस्कृति को बचाने की का कार्य करती है, वो सांस्कृतिक संस्था होता है। जो हमारा संस्कृति है, समुदाय है ना, उन सबको बचाने का कार्य करती है, वो सांस्कृतिक संस्था होती है। जैसे कि वरिष्ठ नागरिक क्लब होता है ना, बुजुर्गों के लिए क्लब होता है। उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृति अकादमी होती है। हमारा जो संस्कृति है, संस्कृत है, उसको बचाने के लिए, हमारे जो कल्चर को बचाने के लिए अकेडमी खोला हुआ है ना। साहित्य, हमारा जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसको बचाने के लिए परिषद बनाए गए हैं, है ना। सिंधी अकादमी बनाया गया है, उर्दू पंजाब अकादमी बनाया गया है, नाटक, संगीत, नृत्य, इन सब के लिए क्या है, हमने अलग अलग क्या बनाया है, अकादमी बना दिया है। जो क्या करता है कि हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है, हमारी जो संस्कृति है, इनको बचाने का काम करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये जो हमारी चीज़ें होती हैं, हमारा जो धरोहर है, वो बचा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि पर्यावरण समस्याओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। पर्यावरण में कौन कौन सी समस्या है और उसको हमने कौन कौन से भागों में वर्गीकरण किया है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे, पर्यावरण में जो समस्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, है ना। अगर जनसंख्या यानी कि जनों की संख्या, लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो संसाधन है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे संसाधन ज़्यादा होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पे संसाधन भी तो ज़्यादा चाहिए होगा ना। और क्या होगा, जब जनसंख्या वृद्धि होगी, अशिक्षा फैलेगा, निर्धनता होगी, प्रदूषण फैलेगा, है ना। संसाधन का ज़्यादा उपयोग करोगे तो प्रदूषण फैलेगा। शिक्षा, संसाधन ही नहीं है आपके पास, आप खाना ही नहीं जुटा पा रहे हो, तो आप शिक्षा, रोजगार नहीं है आपके पास, है ना, तो आप शिक्षा कहाँ से लोगे। निर्धनता, गरीबी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है कि पर्यावरण समस्या को हमने इन भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्या होता है? परितंत्र। इकोलॉजी को हम परितंत्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये कैसे बना है, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो लैटिन भाषा इकोस या लॉजोस से बना है, घर और ज्ञान, जिसका अर्थ होता है भौतिक जीवन का अध्ययन, है ना। परितंत्र क्या हुआ? भौतिक जीवन का अध्ययन ही परितंत्र कहलाता है ना। हम और हमारा पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। परिभाषा देखो क्या है इसका, टेलर ने परिभाषा दिया है कि पारिस्थितिकी क्या होता है? समस्त जीवों के समस्त पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है ना, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी के घटक भी होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं वो देखो। तो पारिस्थितिकी जो है, उसके 2 घटक हैं, जैविक और अजैविक, ठीक है, जिसको हम बायोटिक और अबायोटिक कहते हैं। तो जो जैविक होता है, जिसमें जीवन पाया जाता है ना, उत्पादक, है ना, उत्पादक होता है, जैसे कि हरित पादप हो गया, प्रकाश संश्लेषण है, जीवाणु है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अजैविक क्या होता है, जैसे कि जलवायु कारक होता है अजैविक का, है ना। अजैविक कौन सा होता है? इसका कारक कौन होता है? जलवायु होता है ना। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? प्रकाश, तापमान, दर्पण, वर्षण, वायुमंडल आदि। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि रसायन संश्लेषण जीवाणु, जीव जिसमें पाया जाता है वो रसायन संश्लेषण जीवाणु होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि उपभोक्ता कौन होता है? पहले तो देखो उत्पादक आता है ना, इसमें 3 लोग आ जाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो उत्पादन करता है, जैसे कि हर घास फूस, साग सब्जी, पादप भी तो करेगा ना। उसका उपभोग कौन करेगा? खाएगा कौन उसको? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अव्यवहारी और मृतोजीवी
खाएंगे। ठीक है, अपघटन मतलब क्या होता है कि मिट्टी के साथ उसको मिला देना। तो अपघटन कौन करेगा? जीवाणु कवक करेगा ना, चीज़ों का अपघटन करना यानी खाद्य में बदल देना। जलवायु हम पढ़ चुके हैं। भौतिक कारक देखेंगे कि पोषक तत्व होगा, अम्लीयता हो गई, नमी हो गई, भौम्याकृति हो गया, भू आकृति, पृथ्वी की परत, ढलान, पठारी क्षेत्र, ऊंचाई, पर्वत आदि। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये भौतिक, जैविक और अजैविक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परितंत्र का प्रत्यय क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या है। परितंत्र क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इकोसिस्टम क्या है ना, किसको कहते हैं। तो इस सबसे पहले जो परितंत्र है, इस शब्द का जो उपयोग है वो किसने किया है सबसे पहले? तो 1935 में एजी टैसले इस शब्द का सर्वप्रथम उन्होंने उपयोग किया है। ठीक है, और परिभाषा भी उन्होंने दी है। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो उसको याद कर लें। ठीक है, तो FR फोर्सबेरी ने क्या कहा है कि परितंत्र एक क्रियाशील अंतःक्रिया है जो जीवधारियों तथा उनके प्रभावशाली पर्यावरण के मध्य भौतिक एवं जैविक वातावरण के साथ होती है। उन्होंने कहा है कि जो परितंत्र है ना, वो क्रियाशील अंतःक्रिया है, यानी कि क्रियाशील है और अंतःक्रिया है, यानी कि एक दूसरे के बीच में जो जीवधारी है, जिनके अंदर जीवन होता है, उनके प्रभावशाली पर्यावरण की, यानी जीवधारी का जो प्रभाव होता है प्रभावशाली पर्यावरण के मध्य यानी बीच में जो भौतिक और अजैविक वातावरण के साथ होती है, वही होता है आपका परितंत्र। ठीक है, और इसके प्रकार कितने होते हैं? परितंत्र के प्रकार कौन कौन से हो गया? प्राकृतिक परितंत्र है, मानव निर्मित है, अंतरिक्ष परितंत्र है। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष परितंत्र है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा, इसके साथ मैंने एक पॉइंट और भी इधर लिखा हुआ है, जैसे आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा क्या होता है कि जीवन पर्यंत संपूर्ण शिक्षा, न केवल एक विषय की जागरूकता। पर्यावरण शिक्षा क्या है? जब मृत्यु तक जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं ना पर्यावरण जागरूकता के प्रति, वही होता है पर्यावरण शिक्षा। आवश्यकता क्यों है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, ज्ञान, कुशलता, सहभागिता बनाने के लिए हमें पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता है। पर्यावरण का अध्ययन क्यों करते हैं भाई, है ना? तो क्या क्या करते हैं पर्यावरण में? हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? सामाजिक भौतिक घटकों के अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, विषय क्षेत्रों का समूह यानी कि प्राकृतिक जमा सामाजिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? हमें पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता क्यों है हमें बचाने की? तो अगली पीढ़ी के लिए, है ना, हम संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली जो जनसंख्या है हमारी, उसके लिए भी मिल सके। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, कि हर किसी को जो संसाधन है वो उचित मात्रा में उपलब्ध हो, हमें इस तरह से संसाधन का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का हम सदुपयोग करें, अंधाधुंध ना करें कि हाँ भाई पानी बहा रहे हैं, है ना, या फिर और भी चीज़ें हैं जो अंधाधुंध हम करते जा रहे हैं, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। बचत की भावना करनी है, हमें अव्यय को रोकना है। अव्यय यानी कि जो असंतुलन बिगड़ रहा है ना, उसको रोकना है, सामंजस्य बैठा कर चलना है, प्रकृति के बीच में हमें संतुलन बैठा के चलना है। ठीक है, NCF 2005 ने क्या कहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के संदर्भ में पर्यावरण क्या है ना? तो रूपरेखा 2005 में पर्यावरण अध्ययन यानी कि अध्ययन प्राथमिक कक्षाओं में, है ना। रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन कब शुरू किया गया है? अध्ययन प्राथमिक कक्षा में किया गया है, जिसमें क्या हम करते हैं? प्राकृतिक, सामाजिक और सामाजिक पक्ष की हम इसमें बात करते हैं। और ये जो शिक्षा होती है ये हमारी बाल केंद्रित होती है, यानी कि बच्चों पर आधारित होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन की ओर उन्मुखता। ठीक है, यानी कि पहुँचने के करीब होना। ठीक है, पर्यावरण जैसे अभिमुखता होता है निकट होना, पहुंचने के करीब होना। यहाँ पे गरीब है लेकिन वो गरीब नहीं, करीब है। ठीक है, माफ़ करिएगा, करीब होना है, ओरिएंटेटिव। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की ओर निकटता हमें क्यों चाहिए, है ना? तो पर्यावरण शिक्षा के राज्य संस्थानों की स्थापना। पर्यावरण शिक्षा के लिए राज्य को क्या करना चाहिए? एक संस्था की स्थापना करनी चाहिए, घरेलू पाठ्यक्रम का विषय बनाना चाहिए। पर्यावरण को न केवल विद्यालय से संबंधित बल्कि घरेलू पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक लोगों को जागरूकता मिले। वैचारिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए, छात्र केंद्रित शिक्षक होना चाहिए, अंतः अनुशासन
उपागम होना चाहिए, सामाजिक सरोकारों का मूल्यांकन भी इसमें होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विचारणीय मुद्दे व निहितार्थ क्या है, यानी कि इसको पढ़ाने का निहितार्थ क्या है, हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं पर्यावरण प्राथमिक कक्षा में। तो पर्यावरण सुरक्षा व उसकी देखभाल के लिए पढ़ाते हैं। भूकंप कैसे आता है, बाढ़ कैसे, सूखा, प्रदूषण, स्वयं की सुरक्षा, पर्यावरण परिवार की सुरक्षा कैसे करेंगे, बीमारी से सुरक्षा कैसे करेंगे, जन्म संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण व खाद्यान्न सुरक्षा हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हम पर्यावरण पढ़ाते हैं बच्चों को। यहाँ पे आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल के साथ बने रहिए। इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेगी, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।